बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी हर चाँद की पहली तारीख को मेरे लंबे से बाल खोल देती और मुझे छत पर छोड़ आती। अगला पूरा दिन मैं अपने हवास में ना रहती थी। ये सिलसिला कई सालों से जारी था। एक दिन मैंने छोटी बहन को पहले से ऊपर छुपा दिया। जैसे ही अम्मी मुझे छोड़कर नीचे गईं, मैंने अपनी जगह अपनी बहन को बिठा दिया और खुद छुप कर देखने लगी कि होता क्या है। थोड़ी देर के बाद जब एक शख्स को ऊपर आते देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो तो मेरा नाम इरम है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी वालिदा फौत हो गई थीं। मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत में से दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा जो माजूर था। मैं 8वीं क्लास में थी जब मेरी सौतेली माँ ने यह कहकर मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया कि घर के काम कौन करेगा, मुझसे नहीं होते, घर संभालो। खुद वो सारा सारा दिन मोहल्ले में फिरती रहती। जब शाम को अब्बा के आने का वक्त होता तो घर आ जाती। उसकी बेटी उससे बहुत मुख्तलिफ थी। उसे भी रोकती थी कि वो मुझसे ज़्यादा बात ना किया करे। वो फिर भी छुप के रात को मुझसे सारी बातें करती थी। खाने को कुछ होता तो मेरे लिए छुपा कर ले आती। उसका नाम बीनिश था। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती थी। उससे वजीफ़ा भी मिलता था जिसमें से वो एक किताब मेरे लिए भी ख़रीदती थी। अब्बा का नौकरी से निकाल दिया गया था। अब्बा किसी वर्कशॉप पे काम करता था। मेरी सौतेली माँ ने घर में फसाद डाल रखा था। अब्बा ने कहा 2-4 दिन तक जाओ, वो लोग खुद आएंगे मुझे लेने के लिए। तब तक जो पैसे मैंने तुम्हें महीने के खर्च के लिए दिए हैं उनसे घर चलाओ। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं। वो सारे पैसे अदील पे लग गए। अदील उनका बेटा था जो चल फिर नहीं सकता था। उसको खाना देना, उसके कपड़े धोना, उसका ख्याल रखना सब मेरे ज़िम्मे था। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मेरी सौतेली माँ का भाई जिसका नाम बासिम था वो आया। वो शहर में होटल चलाता था। आते हुए डब्बों में खाना पैक करके ले आया। वो पहले भी यही करता था। जब भी 2-4 माह के बाद आता तो आते हुए खाना लेके आता। मैंने खाना निकाला और अदील को और बासिम को प्लेटों में डाल दिया। बाकी सौतेली माँ और बीनिश और अब्बा के लिए रख दिया। खुद थोड़ा सा प्लेट में निकाल कर खाने लगी थी जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से प्लेट उठा ली। कहने लगी, कभी देखा भी है ऐसा खाना? मेरा भाई हमारे लिए लाया है इतनी दूर से। बासिम ने अपनी प्लेट रख दी और बोला, अब्बा, खाना इतना है, सब आराम से खा सकते हैं, तो क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? मेरी सौतेली माँ को बासिम का मेरी फेवर में बोलना अच्छा नहीं लगा। गुस्से से बोली, अरे ये है ही जादू करनी। क्या जादू कर दिया है इसने तुझ पे जो तू भी इसकी साइड ले रहा है? बासिम ने कहा, बाजी, साइड की बात नहीं है। हम अच्छा खाना खाएं और वो बैठी देखती रहे, ये जुल्म है। और कम से कम मुझे ये पसंद नहीं। मुझे लगता है कि मैंने खाना लाकर गलत किया। मैं भी यहाँ वही खाता जो आपने पकाया था। चलें, छोड़ें इस खाने को। क्या पका है वही खाते हैं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया कि तेरी वजह से मेरा भाई नाराज़ हो रहा है। बासिम ने मुझे छुड़वाया। उसी वक्त बीनिश आ गई। उसने भी अपनी माँ को कहा, अम्मा ये जुल्म ना किया करें, कहती क्या है ये आपको? मेरी सौतेली माँ गुस्से में अंदर चली गई। बासिम ने मुझे कहा कि जाओ, तुम परेशान नहीं होना, मैं समझाता हूँ आपा को। मैं कमरे में आ गई और फिर दोबारा बाहर नहीं निकली। वो लोग सहन में चारपाइयाँ डाले बातों में मसरूफ़ थे जब अदील ने बासिम से कहा कि कोई गज़ल सुनाए। बासिम बहुत अच्छा गुनगुनाता था। पहले भी अक्सर बीनिश या अदील उससे फरमाइश करके कुछ ना कुछ सुनते। अब बासिम की खूबसूरत आवाज़ आ रही थी। वो कोई गज़ल सुना रहा था। मैं दीवार से टेक लगाए देर तक बैठी उन लोगों की बातें सुनती रही। कमरे की खिड़की सहन की तरफ खुलती थी। यहाँ से आसानी से उनकी बातें और चांद की चांदनी अंदर आ रही थी। मुझे अक्सर लगता था कि बासिम अपनी बहन जैसा नहीं था। वो सुलझा हुआ और कमगो इंसान था। सबके साथ अच्छे तरीके से बात करता था। मैं सोच रही थी कि जब बीनिश कमरे में आई उसने कुछ छुपा रखा था। मैं समझ गई थी कि खाना होगा। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। वो इसरार करती रही। मैंने कहा भी, मैं नहीं खा सकती ये खाना जिसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए हराम करार दिया है। मैं रो रही थी। अब मुझे पता नहीं चला कि वो कब चली गई। मैं सर घुटनों में दिए रोती रही थी। जब बासिम की आवाज़ से जल्दी से ऊपर देखा, मैं जल्दी से खड़ी हो गई और उसे कहा, तुम जाओ, अगर तुम्हारी बहन ने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। वो मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुम ये रोना बंद करो और खाना खाओ, नहीं तो मैं यहीं पे बैठ जाऊँगा। मैंने खाना खाने में ही बेहतरी समझी और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो चला गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। अब्बा सारा दिन मजदूरी करता और शाम को जो कमाता मेरी सौतेली माँ के हाथ पे रख देता। वो खुश ना होती।
अब्बा को तब भी बातें सुनाती, बुरा भला कहती कि घर भी नहीं चला सकते तुम, खुद ताज़ा खाना खाती और अपने बच्चों को भी ताज़ा खाना खिलाती। अब्बा को और मुझे अक्सर सुबह का या फिर रात का बचा हुआ सालन ही देती। गली की नुक्कड़ पे बाजी फरीदा का घर था, जिनका फ्रीज़र था। मुझे भेजती, जाओ बर्फ़ मांग के लाओ। कभी किसी के घर से सालन लेने भेज देती। अब यही होता था, हफ्ते में 1-2 बार ही कुछ पकाने का कहती, नहीं तो मांगने पे गुजारा था। मैं एक दिन बर्फ़ लेने जा रही थी जब एक घर के सामने देग पक रही थी। मेरा बड़ा दिल चाहा कि काश चावल मिल जाए। मैं बाजी फरीदा के घर गई, बर्फ़ ली, वापस आ रही थी। तब जो लोग देग पका रहे थे उनकी एक लड़की ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि चावल ले जाओ। मैं खुश हो गई और चावल का शॉपर ले लिया, दुपट्टे के नीचे छुपा कर घर ले आई। मैं दुआ कर रही थी कि मेरी सौतेली माँ सामने ना हो, लेकिन वो सामने ही बैठी बीनिश के सर में तेल लगा रही थी। मैंने बर्फ़ कूलर में डाली, चावल बड़ी प्लेट में निकाले और उससे पूछा, थोड़े से मैं ले लूँ? तो कहने लगी, मुझे हाथ धोने दे, खुद देती हूँ, सब्र कर। मैं आदिल के पास बैठ गई, जो पूछ रहा था कि बाहर कौन कौन है और क्या कर रहे हैं। मैं जब भी बाहर से आती वो मुझे ऐसे ही पूछता था। उसे सारा अहवाल सुनाती वहीं बैठ गई। जब मेरी सौतेली माँ ने थोड़े से चावल मुझे दिए और बाकी बिनिश और अदील को दे दिए, मैंने वही गनीमत समझे। अचानक मुझे अब्बा याद आ गया। मैंने वही चावल अब्बा के लिए रख दिए। शाम को अब्बा आया तो मैंने उसे चावल दिए तो कहने लगा, अरे तू खा लेती बेटा। मैंने कहा, मैंने खा लिए हैं, तुम्हारे हिस्से के रखे थे। अब्बा मुस्कुराने लगा, जानता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कहने लगा, अरे आ साथ ही खा लेते हैं, बल्कि आज मैं अपनी बेटी को खुद खिलाऊंगा। मैं खुश हो गई और अब्बा के साथ खाना खाने लगी। वो आखिरी खाना था और आखिरी बात थी जो हम बाप बेटी ने की। उस रात मेरी सौतेली माँ अब्बा से किसी बात पर बहुत लड़ी और अब्बा ने दूसरे दिन खुदकुशी कर ली। मेरे पास अब्बा का सहारा ही था, वो भी नहीं रहा था। मुझे 2 दिन से बुखार था। अब्बा के जाने का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे अपनी सौतेली माँ से नफरत होने लगी थी। मुझे वो औरत ही जहर लगती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं चीख चीख के मोहल्ले वालों को बताऊं कि ये औरत मेरे बाप की खुदकुशी की वजह है, लेकिन मैं खामोश रही। मेरे पास और कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी। मैं खामोश रहने पर मजबूर थी। बीनिश ने मुझे बताया कि अम्मा जादू सीख रही है, बहुत जल्द हम अमीर हो जाएंगे। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। मेरी सौतेली माँ हर चांद की पहली तारीख को मेरे लंबे स्याह बाल खोल देती थी और मुझे छत पर छोड़ आती। अगला पूरा दिन मैं अपने हवास में न रहती। यह सिलसिला कई साल से जारी था। एक दिन मैंने छोटी बहन को पहले से ऊपर छुपा दिया और जैसे ही मेरी सौतेली माँ मुझे छोड़कर नीचे गई, मैंने अपनी जगह अपनी बहन को बिठा दिया और खुद छुप कर देखने लगी कि होता क्या है। थोड़ी देर बाद जब एक शख्स को ऊपर आते देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो तो फरीदा बाजी का शौहर था, जिनके घर में बर्फ़ लेने जाया करती थी। बहुत पुरानी बात थी, लेकिन मैंने उसे कई बार देखा था, इसलिए पहचान लिया। वो जैसे ही बीनिश की तरफ बढ़ा, मैंने पीछे से उसे धक्का दे दिया और बीनिश का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। बीनिश ने मुझे कहा, तुम भाग जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मुझे माँ कुछ नहीं कहेगी। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसने कहा, अरे कहीं भी जाओ, लेकिन इस गंदगी की जिंदगी से निकल जाओ, खुद को मुसीबत बर्बाद करने से बचा लो। मैं घर से निकल आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊं। तभी मैं भागती हुई पीछे देख रही थी। जब बासिम से टकरा गई, उसने मुझे इस हाल में देखा तो घबरा गया। वो पिछले 2 साल से बाहर चला गया था। आज पता नहीं, शायद किस्मत ने उसे फरिश्ता बना के भेजा था। मैंने उसे कहा, मुझे बचा लो बासिम, वो लोग मुझे मार देंगे। उसने पूछा, अरे किसकी बात कर रही हो? तो मैंने कहा, पहले यहाँ से निकलो। उसने मेरी बात मान ली और वहीं से मेरे साथ शहर आने वाली सड़क की जानिब चल पड़ा। कुछ दूर आकर रिक्शा लिया। बासिम मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया। मुझे डर था कि वहाँ कोई ना कोई मेरी सौतेली माँ को बता देगा। मैंने उसके घर जाने से इनकार कर दिया। वो मुझे होटल ले आया। यहाँ आकर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। वो भी बहुत शर्मिंदा और परेशान लग रहा था। कहने लगा, मैं जानता था मेरी बहन तुम्हारे मामले में बहुत जालिम है, लेकिन इतनी सफाक हो सकती है, मुझे नहीं पता था। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे साथ रहना भी ठीक नहीं है। जब तक कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, मैं तुम्हें एक मदरसे में छोड़ देता हूँ ताकि तुम वहाँ कुछ दीनी तालीम भी हासिल कर सको और वहाँ तुम्हें कोई ख़तरा भी नहीं होगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो मुझे मदरसे छोड़ गया था। मदरसे के मुंतज़िम उसे जानते थे, इसलिए मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। मैं वहाँ आकर बहुत खुश थी।
मुझे लगता था कि यही ज़िंदगी मैं चाहती थी। मेरी दोस्ती यहाँ एक लड़की रिदा से हुई जो बहुत ज़हीन लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। उसने मुझे अपने कुछ सूट भी दिए और अक्सर जुमेरात को अपनी गारंटी पर घर भी साथ ले जाती। बाद से मिलने आया तो उसने बताया कि बाजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है और बिनिश और अदील यहाँ हमारे साथ हमारे घर पे हैं, अपनी नानी के पास। बासिम ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकती हो, लेकिन मैंने वादा लिया। तुम किसी से मेरा जिक्र नहीं करोगे, वादा करो। मुझे यकीन था कि वो ऐसा इंसान था जिस पे मैं भरोसा कर सकती थी। मेरी सहेली रिदा मुझे अपने कमरे में बिठाकर खुद खाने के लिए कुछ लेने गई। मैं उसका कमरा देख रही थी जो बहुत प्यारा और बड़ा सा था। वो एक अच्छे खाते पीते घराने से थी। मैं शीशे में खुद को देख रही थी। मेरे लंबे बाल जो मुझे बहुत पसंद थे अब कुछ कम हो गए थे। मैंने खोला और उन्हें सुलझाने लगी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो रिदा को आवाज़ें दे रहा था। मुझे देखा तो कहने लगा, सॉरी, मुझे लगा कि रिदा है रूम में। मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया और कहा, वो अभी यहाँ से गई है। और वो माजरत करके निकल गया। मैं वहीं बेड पर बैठती चली गई। ये लड़का बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अक्सर ख्वाब में देखा था, लेकिन ये मेरे ख्वाब में क्यों आता था? मैं तो इसे नहीं जानती। उसी वक्त रिदा चाय और साथ में कुछ खाने को ले आई। कहने लगी, भाई माजरत कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि तुम मेरे कमरे में हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं। वो फिर बताने लगी, ये मेरा बड़ा भाई है, एक यतीम खाने को चलाता है, एक एनजीओ के साथ मिलकर। यहाँ पर बिन माँ बाप के बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है। मैंने चाय का कप रखते हुए रिदा को देखा और उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे अगर शाम को इजाज़त मिल जाए तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। रिदा ने कहा, तुम अपने कज़न से बात करो, वह मदरसे के मुंतज़िम आला से बात करें। अगर इजाज़त मिल जाए तो भाई को भला क्या मसला होगा, तुम ज़रूर कुछ करो उनके साथ बच्चों के लिए। मैंने बासिम से बात की और उसने मुझे इजाज़त दिलवा दी। अब मैं दिन में पढ़ती और शाम को कुछ वक्त उन बच्चों की खिदमत करती, उनसे बातें करती। मुझे रिदा के भाई ने पिक एंड ड्रॉप के लिए एनजीओ से सहूलत लेकर दी थी। उनका ड्राइवर मुझे ले जाता और फिर मदरसे छोड़ भी जाता। मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया था। मेरा दिल सुकून में था। मुझे उन बच्चों के साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं बच्चों को कहानी सुना रही थी। जब कहानी ख़त्म करके पीछे मुड़ी तो बच्चों के साथ बैठा था और यकीनन उसने भी वो कहानी सुनी होगी। मैंने हैरानगी से उसे देखा और बाहर निकलने लगी जब उसकी आवाज़ आई, इरम, बात सुनो। मैं रुक गई। कहने लगा, तुम रोज़ाना ऐसी कहानी सुनाया करो बच्चों को जिसमें कोई ना कोई सबक हो। इनमें अपनी मुश्किलों से लड़ने का हौसला पैदा होता है। मुझे तुम्हारी आज की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा, आपका शुक्रिया। और फिर बाहर निकल आई। मुझे पता नहीं क्यों हर बार ही रिदा के भाई को देख के अपने ख्वाब याद आने लगते जिनमें वो मेरे साथ चल रहा होता था। कभी हंस हंस के बातें कर रहा होता था, कभी मुझे रोते हुए चुप करवा रहा होता था। मैं अब उसकी तरफ देख के बात नहीं करती थी। मुझे लगता था कि कहीं वो समझ ही ना जाए कि मैंने उसे ख्वाब में देखा है। मुझे अपनी सोच पे हैरानी हुई और मैं बिला वजह ही मुस्कुराने लगी। मदरसे में मेरे मुस्कुराने की वजह जब तक मैंने रिदा को बताई नहीं तब तक उसने मेरी जान नहीं छोड़ी। वो भी हैरान थी। और अगले दिन जब रिदा के भाई ने मुझे वापस जाते हुए देखा तो एक बच्चे से कहा, बेटा इरम से कहो कि मेरी बात सुने। मैं आई तो वो खिड़की में खड़ा हुआ बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। मैंने कहा था, जी कहिए, क्या काम था? कहने लगा, तुमने मुझे ख्वाब में कब देखा था? मैं हैरानगी से उसे देखने लगी जो अभी बाहर ही देख रहा था। मुझे रिदा पे बहुत गुस्सा आया। मैं पछता रही थी उसे मैंने क्यों बताया, और वापसी पे उसकी क्लास लेने का सोचते हुए मैंने मुकर जाना ठीक समझा। मैंने कहा, रिदा को गलतफहमी हुई है, मैं कोई और बात कर रही थी। ये कहकर मैं मुड़ने लगी जब उसकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। कहने लगा, जानती हो, पिछले 2-3 साल से मैं तुम्हें ख्वाब में देखा करता था। उस दिन रिदा के कमरे में तुम्हें बाल खोले खड़े देखा तो फौरन पहचान लिया था। लंबे बाल और तुम्हारा चेहरा अजबर थे। मैं अपने ख्वाब अक्सर रिदा को सुनाया करता था, इसीलिए जब तुमने उसे ख्वाब सुनाया तो उसे पता चल गया था ये सिलसिला मेरे ख्वाबों से जुड़ा था। मैंने हैरानगी से उसे देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे को ख्वाब में क्यों देख रहे थे। बाद से मुझे मिलने आया तो साथ में बिनिश भी थी। मुझे मिलकर बहुत खुश हुई और बताया कि हम घर में यही बता के आए हैं कि बाजार कुछ लेने जा रहे हैं सामान। वो कुछ देर बैठी रही, मुझसे हाल अहवाल पूछा और बताया कि
अदील का इलाज चल रहा है, बासिम मामू करवा रहे हैं। पूरी उम्मीद है बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। मैं खुश थी अदील के लिए, लेकिन मुझे नफरत थी उन लोगों की माँ से। मैं चाहकर भी उस घटिया औरत का पूछ ना सकी। मेरी खामोशी को देख के बिनिश ने ही मुझे बताया, जिसकी वजह से तुम परेशान हो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे किसी ने जेल में जहर दे के मार दिया है। बासिम और बिनिश चाहते थे कि मैं उनके साथ घर चलूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। इस सूरत में मुझे यतीम खाने को छोड़ना पड़ता और मैं उन बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए जब एक दिन बिनिश ने मुझे कहा, बासिम के साथ शादी कर लो, तो मैंने इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस ख़ानदान से राब्ता कम करने का सोचने लगी थी। मुझे लगता था कि उन लोगों से जान छुड़वा लूँगी तो माजी से भी जान छूट जाएगी। मैंने बिनिश से कहा, मुझे शादी नहीं करनी। रिदा की तबीयत ख़राब थी। वो पिछले 2 दिन से मदरसे नहीं आ रही थी। मैं उस दिन यतीम खाने से होकर रिदा के घर आ गई। रिदा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। जब वहाँ रिदा का भाई भी आ गया, रिदा ने कहा, भाई आप लेट हो गए। वो मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गया और बोला, मैं लेट हो गया तो क्या मेरे लिए खाना और नहीं बन सकता? रिदा ने कहा, अब मामा से कहें मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, और इरम से भी उम्मीद मत रखिएगा, वो थक चुकी है, जा रही है। मैंने रिदा की तरफ देखा जो अब आंखों ही आंखों में मुझे मना कर रही थी कि खाने का मत पूछना। मैं मुस्कुराने लगी। उन दोनों बहन भाई की ज़िंदगी देख के मुझे हमेशा रश्क आता था। आपस की मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग। मुझे अक्सर कमी महसूस होती कि काश मेरा भाई होता, हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जीते। लेकिन मेरे पास तो अपना घर तक नहीं था। मैंने रिदा से बासिम के बारे में बातचीत की, उसे बताया। उसने भी यही कहा कि अरे जल्दबाजी में फैसला मत करना। ठीक है उसका एहसान है तुम पे, लेकिन सारी ज़िंदगी एहसान उतारने के लिए उस ख़ानदान से रिश्ता मत छोड़ना। एनजीओ की सरबराह उस दिन यतीम खाने आई। सब बच्चों के लिए बहुत से खाने पीने की चीज़ें और तहाइफ लाई। सब बच्चे बहुत खुश थे। जाते हुए वो बच्चों को मरी की सैर करवाने का वादा भी करके गई थी, जो कि 2 दिन के बाद जाना था। सब बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने रिदा के भाई से कहा, मुझे नहीं जाना। उसने कहा, ये यतीम बच्चे छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं। इनके लिए यही बहुत है कि हम लोग उनके गम और खुशी में उनके साथ हैं। इन्हें अच्छा लगेगा अगर तुम चलोगी तो। इनकी खुशी के लिए चली चलो। मैंने उसकी तरफ देखा जो आज भी उन बच्चों को देखकर बात कर रहा था। मैंने पहले भी नोट किया था कि मुझसे बात करते हुए उसकी नज़रें झुकी रहती थीं या कहीं और देख रहा होता था। मुझे उसकी यही आदत बहुत अच्छी लगती थी। मुझे अब लगने लगा था कि उसकी आदतें नहीं, मुझे वो खुद भी अच्छा लगने लगा था। मरी जाने के लिए बस निकल चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। रिदा का भाई हारिस, जिसे सब बच्चे भाई कहते थे, उनसे मिली नगमे और नज़में सुन रहा था। मेरी बारी आई तो मैंने माजरत कर ली। वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ ना कुछ सुना रहे थे। जब एक बच्चे ने कहा, भाई आप भी कुछ सुनाएं, तो हारिस ने उन्हें बहुत प्यारी गज़ल सुनाई। मुझे बासिम की सुनाई गई गज़ल याद आई। वो भी बहुत अच्छा गुनगुनाता था। मुझे उसके एहसान याद आने लगे, लेकिन मैं अपने माजी से निकलने के लिए मजबूर थी। मुझे लगता था कि उनके साथ रहूंगी तो वो सब याद आता रहेगा। मुझे माजी से निकलना था। इस उम्र में मुझे जिस तरह टॉर्चर किया गया था, मुझे हड्डी की तरह वो औरत दूसरे लोगों के आगे फेंक देती थी। मुझे लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं जिंदा रही। लेकिन इन वाक़यात ने मेरी शख्सियत तबाह कर दी, मेरा एतमाद छीन लिया मुझसे। मैं सीट से सर टिकाए यही सोच रही थी जब एक बच्चे ने मुझे फूल दिया। मैंने शुक्रिया कह के ले लिया। बच्चा कहने लगा, मेरा नहीं, भाई का शुक्रिया करें, उन्होंने दिया है। मैंने हारिस की तरफ देखा जो बच्चों के साथ बातों में यूं मगन था जैसे मुझे पता ही ना चला था कि वो कितनी देर से मुझे ही नोटिस कर रहा था, और अब सिर्फ मुझे सोचों से निकालने के लिए, मेरा ध्यान बटाने के लिए ये फूल भेजा था उसने। मैंने उस बच्चे से कहा, यही फूल अपने हारिस भाई को दे दें और कहें कि आप ही ने कहा है, आप ही रख लें, शुक्रिया। बच्चे ने फूल दिया तो हारिस ने मेरी तरफ देखा। मैं फिर से आंखें बंद किए सीट से सर टिकाए बैठी रही। वो मेरे पास आया और फूल मेरी गोद में रख के पलट गया। मैं आंखें बंद किए ही मुस्कुरा रही थी। मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल उन बच्चों जैसी लगती थीं, मासूम और बेज़रर सी। मरी में गुजरा सारा दिन बहुत खूबसूरत और यादगार था। एक जगह मैं फिसल गई थी। बच्चे हंसने लगे थे। हारिस भी बच्चों के साथ मुझ पर हंसने वालों में शामिल था और कह रहा था, आंखें खोल के चले मिस इरम, अगर फिसल कर किसी और जगह पहुंच गई ना तो हमारा दिन तो आपको ढूंढने में गुजर जाएगा और हमें
अपना कीमती दिन बर्बाद नहीं करना है। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, मैं बच्ची हूँ जो गुम हो जाऊंगी। तो कहने लगा, इतनी समझदार भी नहीं है, पूछ लें इन बच्चों से। अब वो बच्चों से कह रहा था, चलो बच्चों जल्दी बताओ, अगर हम आप लोगों की आप ही को यहीं छोड़ दें तो क्या ये वापस आ जाएंगी? बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने कहा, रिश्वत से खरीदा गया है सबको, जो किसी दिन रिश्वत मैं दूंगी ना, और ये सब आपके खिलाफ बोलेंगे। अब वो हंस रहा था और मैंने आज गौर किया, वो हंसता था तो लगता था कि चारों तरफ जैसे खुशियां बिखर गई हों। मेरे अल्लाह की शुक्रगुजार थी मैं। उस दिन मरी से वापसी पर उसने मुझे कहा कि क्या जिंदगी के सफ़र में भी हम ऐसे ही साथ साथ चल सकते हैं? मैंने उसे कहा, आप मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो कहने लगा, अरे माजी से मुझे क्या लेना देना है, मैं तो मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, हाल में तुम्हें साथ लेकर चलने की ख्वाहिश है। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसके कंधे से सर टिका दिया। मैंने कहा, मैं भी जिंदगी का ये सफ़र आंखें बंद करके आप पर भरोसा करके गुजारना चाहती हूँ। और इस दिन मुझे लगा, वाकई कुछ ख्वाब ताबीर बन जाते हैं। जिनकी किस्मत में नूर होता है उन्हें कोई लाख बर्बाद करे नहीं कर सकता। उनके नसीब का सितारा ज़रूर चमकता है। अल्लाह किसी को वसीला बना देता है और मेरे लिए बासिम को वसीला बना दिया, जिसने मुझे हारिस तक पहुंचा दिया। मैं आज भी बासिम के लिए दुआ करती हूँ। विनिश की शादी हो गई थी। अदील अब बैसाखी के सहारे चल सकता था। बासिम ने अपनी कज़न के साथ शादी कर ली थी। मैं बहुत खुश थी उन सब के लिए और दुआ गो भी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।